परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, कई बार होता है कि हम लोग तैयारी करते हैं, फिर उस तैयारी से हम लोग किसी एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही सिलेक्ट होते हैं हमारी एक नई सफ़र की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही वो सफ़र ख़त्म होता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने जेट ICR BHU की तैयारी की और BSc AG जो है उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, पर आगे जाके फिर से वो निराश होने लगते हैं, फिर से वो कंफ्यूज होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसे साथी की ज़रूरत होती है जो उनको सही रास्ता दिखाए, जो उनका मनोबल बढ़ा के रखे। और मैं आपका दोस्त अंशुमन शर्मा आपके इस काम में सहायता करने वाला हूँ। हम रॉयल इंस्टीट्यूट की सहायता से आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत अच्छी सीरीज़, और जिसका नाम हमने रखा है सफलता सीरीज़। तो आइए, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं सफलता सीरीज के। कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मैंने अब BSc AG कर लिया है, मेरे पास एक डिग्री आ गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में वो गलत रास्तों को चुन लेते हैं, अपना जो मेन फील्ड एग्रीकल्चर उसको छोड़ के दूसरे फील्ड में घुसने की कोशिश करते हैं। और ये तो वही वाली बात हो गई ना कि गिलहरी को मछलियों के साथ तैरने की प्रतियोगिता करना पड़े। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हम अपनी नई सीरीज जिसका नाम है सफलता सीरीज। पहला सवाल, BSc एग्रीकल्चर के बाद क्या करें। तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक बैचलर डिग्री है और आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत ख़राब है तो आप BSc के बाद भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इस पूरी सीरीज़ में 1 बाय 1 जो है डिस्कशन करते जाएंगे। आपको जो रास्ता अच्छा लगे, आपको जो फील्ड सही लगे, आप खुद चुन सकते हैं। सबसे पहली बात हम क्या कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं, यानी MSc एग्रीकल्चर में प्रवेश ले सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, है ना, विद्या ही धन है, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, उतना ज़्यादा आदमी आसानी से सफल हो पाएगा। चलिए, दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। सभी लोग चाहते हैं एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा घर हो, एक अच्छा परिवार हो, सुकून ही सुकून हो। जॉब्स की भी हम लोग बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास बिजनेस है। इसके लिए भी आपको ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलने वाली है दोस्तों, है ना, जिसमें बहुत सारे वीडियोस आएंगे। हम एक एक करके आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। चौथा काम, हम सोशल वर्क भी कर सकते हैं। फाइनली अल्टीमेटली इंसान पैदा क्यों हुआ, समाज कल्याण के लिए। तो हम चारों चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पर आज हमारा पहला टॉपिक है कि मास्टर डिग्री में कैसे प्रवेश लें, है ना। अब बात आती है कि BSc एग्रीकल्चर के बाद MSc एग्रीकल्चर में जाने के एक स्टूडेंट के पास कितने चांसेस है। तो मैं आपको बताता हूँ कि MSc के लिए हर बार आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगी। आप AIEEE PG, जिसको हम ICR भी कहते हैं, कुछ लोग इसको JRF के नाम से भी जानते हैं, वो कंबाइंड एग्जाम होती है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG वाला। तीसरा है सेंट हैंगिंग बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल साइंसेस, ये आपके इलाहाबाद एग्रीकल्चर कॉलेज वाली एग्जाम है। चौथा है राजस्थान प्री PG की एग्जाम। पांचवा है MP की प्री PG की एग्जाम। छठवा है UP कैटेट की एग्जाम। और सातवां है आपके पास ऑप्शन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जाने का। मैं आपको बता देता हूँ कि MP प्री PG में 2 यूनिवर्सिटी जो है सम्मिलित है, JNKV जबलपुर, RVSKV ग्वालियर। राजस्थान प्री PG में 5 यूनिवर्सिटी जो आपकी राजस्थान की है ना, जोधपुर है, जोबनेर है, बीकानेर है, उदयपुर है और कोटा है। पांचों के लिए आपकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो ये आपके पास 7 ऑप्शन है। आप BSc AG के बाद 7 परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी लगभग एक जैसी है ना। आपका AIEEE में थोड़ा सा सिलेबस चेंज रहेगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स है। बाकी जगह पे आप कॉमन एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर पढ़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज की सीरीज में हम देखेंगे AIEEE PG यानी ICR की एग्जाम आप कैसे कर सकते हैं। शुरू करते हैं। देखो, ये आपका ICR का लोगो है, CUET और बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है आपका ICR का एग्जाम, यानी AIEEE PG, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर PG प्रोग्राम्स, है ना, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू द मास्टर डिग्री। अब ICR 2023 का ब्रोशर अभी नहीं आया है, ना ही डेट आई है ना। हम लोग 2022 के ब्रोशर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी एग्जाम्स के बारे में देखने वाले हैं, सारी चीज़ों को डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ डेट चेंज होती है, एक आध कोई नया रूल आता है वो हाईलाइट हो जाता है। तो अगर कुछ भी चेंज आएगा उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर फिर भी एक कॉमन आइडिया आपको लग जाएगा कि आप कैसे करें। तो शुरू करते हैं। ICR AU सिस्टम की हम बात कर ले। पहले हम ICR की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ICR का एग्रीकल्चर में या ऑल इंडिया लेवल पे कितना क्या है। तो पहली बात कि 75 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है आपके पास, है ना, जिसमें से 64 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हर राज्य में जो भी आपकी एग्रीकल्चर की, इसमें वेटनरी की, हॉर्टिकल्चर की और फिशरीज की यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल है। 4 आपके पास DUs है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, IARI, IVRI, NDRI, CEI।
IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन मुंबई। 3 आपके पास सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है, CAU इम्फाल जो पहली थी, फिर राजेंद्र प्रसाद CAU जो पूसा में है, साबौर बिहार में है ना, एंड RLBC रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी है ना, ये 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी, ये 2013 में और ये वाली 2016 में। और आगे बढ़ते हैं, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें शामिल है जिनके पास एग्रीकल्चर की अलग से फैकल्टी है, जैसे BHU AMU, BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विश्व भारती शांति निकेतन और नागालैंड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और बात करें अगर हम नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सिस्टम, जिसको नारीस ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का सिस्टम इंडिया के पास है, एडमिटिंग मोर देन 28,000 स्टूडेंट एट UG लेवल एंड ओवर 17,500 स्टूडेंट एट द मास्टर डिग्री एंड डॉक्टरल लेवल एनुअली। कहने का मतलब है कि ऐसा सिस्टम है इंडिया के पास जो 28,000 UG यानी BSc AG वालों को और लगभग 17,500 PG और PhD स्टूडेंट्स को हर साल डिग्री प्रोवाइड करता है। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम ICAR कहते हैं, हैज़ entrusted the responsibility of the conducting all India competitive examination for the admission to the bachelor and master and PhD courses in the agriculture university and onward of the scholarship and fellowship to the NTA from 2019 onwards। मतलब ICAR एक ऐसी गवर्निंग कंडक्टिंग बॉडी है जो एग्रीकल्चर की आपकी UG PG और PhD के लिए एग्जाम्स को प्रिपेयर करती है, कंडक्ट करवाती है NTA की सहायता से, साथ ही साथ जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाती है। NTA के बारे में आप सब जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एज द इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 फॉर द कंडक्टिंग एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट इन द ऑर्डर टू असेस द competency of the candidates for the admission to the premier high education institution। कहने का मतलब है कि NTA जो है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो कुल मिला के आपको बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाता है वेरियस फील्ड्स में, बहुत सारी फील्ड्स के लिए। इसका काम ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवाना, उसका रिजल्ट बनाना और इंस्टीट्यूशंस को भेज देना, ठीक है। फिर एडमिशन जो है वो इंस्टीट्यूशंस की अपनी जिम्मेदारी होती है अपनी अपनी। आज बात करते हैं अपन AIAA 2022 के हिसाब से यदि हम देख रहे हैं तो हम देखें कि जो स्टूडेंट्स, जो हमारे जितने भी 75 से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें पहले 25% स्टूडेंट्स जो थे वो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम से जाते थे। अब इनको बढ़ा के 30% करने की जो कोशिश की गई है। साथ ही साथ ICAR की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, IARI, IVRI, NDRI और CIFE, इसमें 100% सीट जो है आपकी इसी एग्ज़ाम से फुलफिल होती है। साथ ही साथ तीनों जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे झांसी है, इम्फाल है और आपका पूसा साबौर बिहार है, उसमें भी 100% सीट जो है आपकी इससे बढ़ती है, ठीक है। पर इसमें एक छोटा सा हमको चीज़ ध्यान में रखना है कि एक स्टेट के 40% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है एडमिशन नहीं ले सकते किसी एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी में। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक ही स्टेट से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो वो फर्स्ट 40% को रखेंगे और जो बाद के हैं उनको सेकेंड चॉइस ऑप्शन के हिसाब से वो आपको एडमिशन देंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। There is no provision of direct nomination of the admission through ICAR in any master degree program without qualifying the ICAR AAA PG। इसका मतलब है कि अगर आपने इस एग्ज़ाम को नहीं दिया है तो आपके पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे आप किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में MSc कर पाएँ बिना किसी एग्ज़ाम के, है ना। तो कभी कुछ लोग सोचते हैं मैं डायरेक्ट करवा लूँगा या डोनेशन के बेसिस पे हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एग्ज़ाम फाइट करना है, उसको क्लियर करना, उसके बाद ही आप जो है एडमिशन ले पाएंगे किसी भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। अब ICAR के कौन कौन से कोर्सेज जो है ना, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस साइंस में आपकी PG की MSc की डिग्री हो पाएगी, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। हम देखते हैं कि AIAA PG MSc AG की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3072 सीट्स हैं, अप्रॉक्स है ना, हर साल थोड़ी बहुत बढ़ती जाती है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि किसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, किसी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर आपने 4 साल, 5 साल या 6 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम किया है तो आप एलिजिबल है। साथ ही साथ BSc AG हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड फॉरेस्ट्री, ऑल ऑफ आर एलिजिबल फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। अल्टरनेट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर 1 IARI, IVRI, NDRI ने CIFE। कहने का मतलब यह है कि ये जो चारों आपकी
डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी चलाती है ना। तो उनसे जो भी आपको इसके एक इक्विवेलेंट डिप्लोमा या डिग्री मिलता है आपको चारों संस्थानों से, IRI से, IVRI से, NDRI से, CIFE से, वो भी एलिजिबल है। ये ना एडिशनल एलिजिबिलिटी है, अल्टरनेट एलिजिबिलिटी है। फीस कितनी होती है MSc की? तो फीस आपकी रहेगी हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। फीस हमेशा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग है। किसी यूनिवर्सिटी में बहुत कम फीस है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो मैटर ऑफ स्टेट है, मतलब एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है सब्जेक्ट ऑफ स्टेट है। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से उस पर निर्भर करती है सारी यूनिवर्सिटीज़। चलिए, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी, BTech, BVSc, BSc एनिमल साइंस एंड BVSc are also eligible for the AIEEE PG exam. The list of government outside the ICAR system and private agriculture university college accredited by the ICAR whose candidates are eligible to appear in the AIEEE PG exam, है ना। अब उन्होंने ऐसा कहा है कि जो भी एक्रेडिटेड, चाहे वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो चाहे वो प्राइवेट की यूनिवर्सिटी हो, है ना। प्राइवेट की भी लगभग 14 से 15 यूनिवर्सिटी जिनको कभी एक्रेडिटेशन मिलता है, फिर नेक्स्ट सेशन में जब फिर से नई एक्रेडिटेशन टीम जाती है तो उनका एक्रेडिटेशन कैंसिल हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से BSc AG आपने किया है जिसके पास एक्रेडिटेशन है तो आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी है ना, बाद में अगर आप किसी भी लेवल पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। इन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी, मैं आपको ब्रोशर अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका। The candidate having bachelor degree with 3 years duration will not be considered for admission through ICAR AIEEE PG in AU under ICAR AU system। कहने का मतलब है कि जिस भी कैंडिडेट के पास, जिस स्टूडेंट के पास 3 साल का BSc AG है वो बिल्कुल भी इसमें एलिजिबल नहीं होगा, except in the few courses of 2 ICAR deemed to be universities like IRI, NDRI for with the eligibility criteria of the concerned and ICAR DU including admissions of the graduates having passed 3 years degree would be prevail for admission। तो IRI, NDRI का जो केस है उसको वो अलग से कंसीडर करते हैं कि वहाँ पे अगर आपने 3 साल की डिग्री के बाद कोई डिप्लोमा किया है तब जाके आप इस एग्जाम को कर पाएंगे। एज लिमिट जो है तो उन्होंने कहा था कि एज जो है वो 19 साल से कम की नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज है, देयर इज नो मैक्सिमम एज फॉर दी ICAR प्री PG, है ना। अधिकतम आयु सीमा नहीं है, न्यूनतम आयु सीमा मतलब वो जो कैंडिडेट है वो आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, उन्होंने 31 अगस्त को कहा कि 31 अगस्त को ये जो इंसान है उसके पास BSc AG भी है पर वो 19 साल से कम का नहीं होना चाहिए। वैसे भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, तो 19 साल के बंदे। नेक्स्ट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम कैसे होगा? तो ऑनलाइन होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। स्कोरिंग +4 -1। यदि आप एक आंसर को सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप एक को गलत करते हैं तो जो आपके पास अवेलेबल मार्क्स है उसमें से एक चला जाए, -1। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं तो 0 मार्क, मतलब कोई फायदा भी नहीं होगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा। मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ओनली, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में एग्जाम आपका नहीं होगा। यहाँ पे वही वाली चीज़ें फिर से लिखी हुई है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। द टेस्ट ऑफ AIEEE PG 2022 हैज़ ए सिंगल पेपर ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। एक ही पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। OMR शीट आपको नहीं दी जाएगी। 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का पेपर होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सही करने पे 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पर 1 नंबर कट जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग, है ना। इसका एक फॉर्मूला आता है 4R - W। जितने सही है उसमें 4 का गुणा करो, जितने गलत है उतने माइनस कर दो, है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जितने अटेम्प्ट करते हैं उसमें 4 का गुणा करते हैं फिर माइनस करते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर देते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। द रिजल्ट कब आएगा बेटा? तो रिजल्ट कब आएगा ये तो खुद ही बताएंगे, पर उनकी जो वेबसाइट है, पहली ICAR NTA NIC.in और दूसरी है www.nta.ac.in। 2 वेबसाइट है जो आपकी, उस पर आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। अब आप इस एग्जाम के माध्यम से कितने प्रकार के कोर्स कर सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोर्सेज यू कैन डू या यू कैन परस्यूइंग आफ्टर फाइट दिस एग्जाम AIEEE PG, है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स हैं हमारे पास। सबसे पहले कि आप ICAR जब करते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट ग्रुप चूज करना पड़ता है ना। और उस सब्जेक्ट ग्रुप का आपका डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर आता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं आपको ग्रुप वाइज बता देता हूँ। पहला ग्रुप है आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। आप इससे बायोकेमिस्ट्री में MSc कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में। आपके पास 3 टाइप की MSc होगी अगर आपने सब्जेक्ट ग्रुप चुना है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा ग्रुप है आपके पास प्लांट साइंसेस,
जिसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक एंड रिसोर्सेज। ये दोनों ही ग्रुप जो है आपके बायोलॉजी बैकग्राउंड के, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के, गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत रिक्वायरमेंट है। हम कहें कि प्राइवेट जॉब्स में भी जो हाईएस्ट पेड जॉब है, जो साइंटिस्ट बनने वाले ग्रुप है, ये दोनों हैं, है ना। इसमें आप एग्रीकल्चर फील्ड में तो रहते ही, साथ ही साथ आप दूसरी जगह भी काम कर सकते हैं, है ना। आप गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है, वहाँ भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नेशनल इंटरनेशनल कहीं भी जॉब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फील्ड है दोनों की दोनों। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इसी का ज़माना चल रहा है ना। सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, GMOs, GMCs इसी पर डिपेंड करते हैं। प्लांट साइंसेज में जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग, नई नई वैराइटीज़ डेवलप करना। प्लांट पैथोलॉजी को हम कहते हैं पादप रोग विज्ञान, है ना, जितने भी डिजीजेज होते हैं उनके बारे में। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सीड साइंस यानी बीज विज्ञान। प्लांट जेनेटिक्स, रिसोर्सेज यानी जितना भी हमारा डाइवर्सिटी है एनवायरनमेंट में, उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। फिजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज में आपका ये फिजिक्स बेस्ड है ना। फिजिकल साइंसेज का मतलब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बहुत सारा फिजिक्स होगा इसमें। एग्रीकल्चरल मेटीरियोलॉजी, जिसको मौसम विज्ञान कहते हैं, है ना। और मेटीरियोलॉजी जो है डायरेक्ट इसरो से, नासा से सीधा सीधा रिलेशन है, IMD का। जो आपका कार्गो जाता है शिपिंग इंडस्ट्री, उसमें मेटीरियोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। जो आपकी बाढ़ आती है, आपदाएं आती है, सूखा पड़ जाता है, उसमें मेटीरियोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी साइंस सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही सीमित है। अगर आप MSc कर लेते हैं एग्रीकल्चर में, यू कैन गो फर्दर, आगे भी जा सकते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। जैसे मेरा एक बैचमेट था, उसने BSc AG किया इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज से, फिर उसने MSc बायोटेक्नोलॉजी किया पंतनगर से, उसने उसका PhD किया IIT मुंबई से, अब ICMR में साइंटिस्ट है। तो आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, बस आपको अवेयर होना पड़ेगा। और अवेयरनेस कब आती है? जब आप फोकस करते हैं चीज़ों पे। हम लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं बहुत जल्दी 2 की स्पीड में देख लेते हैं, आगे आगे बढ़ा के कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मिस हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को आराम से करिए, ध्यान से करिए। तो एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी, दूसरा सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिकल्स, जिसमें फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, न्यूट्रिएंट भी आते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग से फील्ड। एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी, इसमें आप कीट विज्ञान, सूत्रकृमि विज्ञान और सेरिकल्चर, जितने भी कीट हैं, कृषि से संबंधित जितने भी इंसेक्ट है, उनमें आगे MSc कर सकते हैं। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर इन द एग्रीकल्चर। जो भी एग्रीकल्चर है उसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है क्रॉप प्रोडक्शन वाला, है ना, वो होता है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी जो है वो साइंस की ब्रांच है एग्रीकल्चर की, जो प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन से डील करती है ना। तो एग्रोनॉमी इज द सच ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोशल साइंसेज में आप देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है या जो एग्रीकल्चर साइंसेज है, उसका आप सोशल वेलफेयर के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, समाज कल्याण कैसे कर सकते हैं, या उसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है। और दोनों इकोनॉमिकल साइंसेज एंड बिहेवियरल साइंसेज। बिहेवियरल साइंसेज में आपका क्या जाएगा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के जितनी भी टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट ने डेवलप की है उसको फार्मर्स तक कैसे पहुँचाया जाए, ये आप कहाँ पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में। एग्रीकल्चर या हम कहें क्रॉप प्रोडक्शन करते टाइम, या एनिमल हस्बेंड्री, हाउ टू डू द एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस, ये कौन सिखाता है आपको, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। स्टैटिकल साइंसेस, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, ये आपका रिसर्च में हेल्प करता है, डाटा इंटरप्रेटरशिप। दूसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये बहुत ही मॉडर्न नई ब्रांच है। इसमें आप देखना, इसमें आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और जो IT सेक्टर है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड। हॉर्टिकल्चर साइंसेस, हॉर्टिकल्चर में तो आप जानते हैं वेजिटेबल, फ्रूट्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल, एरोमेटिक क्रॉप्स। और हॉर्टिकल्चर जो है एक बहुत अच्छी फील्ड है अगर उसमें अच्छे से आप मेहनत कर पाएँ, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स है, बड़े बड़े गार्डन्स है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, आइलैंड्स तक है, इवन बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के, तो उनको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो हॉर्टिकल्चर इज ऑल्सो ए साइंस ऑफ स्किल। अगर आपके अंदर परफेक्टनेस की आदत है, अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ को बहुत अच्छे से किया जाए, तो हॉर्टिकल्चर भी लिया जा सकता है। और इसका जो फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप गार्डनिंग है, वर्टिकल फार्मिंग है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, इसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूटिलाइजेशन, सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट, ये 4 सब्जेक्ट में आप MSc कर, ये सारे जितने भी नाम लिखे हुए हैं उन सब में आप MSc कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके लिए आपको अलग अलग ग्रुप चुनना पड़ेंगे, है ना। तो ग्रुप्स के बारे में मैं एक बार छोटा सा आपका रिवीजन करवा देता हूँ। एक ग्रुप है आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है प्लांट साइंसेस का, तीसरा ग्रुप है फिजिकल साइंसेस का, चौथा है एंटोमो एंड नेमेटोलॉजी का, 5वां ग्रुप है एग्रोनॉमी का, 6वां है सोशल साइंसेस, 7वां है स्टैटिकल साइंसेस, 8वां ग्रुप है हॉर्टिकल्चर, 9वां है फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर। हाउ टू अप्लाई, अब 2022 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इस एग्जाम में आपको अप्लाई कैसे करना है। तो बहुत इजी है, सारे एप्लीकेशन जो है आपके ऑनलाइन ही लिए जाते हैं, ऑफलाइन इसमें नहीं लिए जाते हैं, है ना। ऑनलाइन आपको क्या करना है कि वेबसाइट ओपन करना है, https, है ना, icr.nta.nic.in, और इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, है ना।
एक चीज और लिखिए, द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आप सोचो कि डाउनलोड कर लूंगा, हाथ से भर के दिल्ली भेज दूंगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। एक कैंडिडेट को केवल एक ही फॉर्म भरना है, डबल फॉर्म नहीं बनना है ना। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑन एनटीए वेबसाइट। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए की वेबसाइट पे है उसको फॉलो करना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसीलिए तो मैं आया हूँ आपको समझाने के लिए कि क्या क्या करना है। कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरीली डिस्क्वालीफाइड। अगर कोई आदमी ठीक से इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा तो उसको तुरंत डिस्क्वालीफाई वो कर देंगे। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन, as all information communication will be sent by NTA through the email on email address or SMS on given mobile number। कहने का मतलब है कि आप जो भी ईमेल एड्रेस और जो भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हो उसमें फॉर्म में, वो आपके पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर जानकारी हुई तो उसी ईमेल नंबर पे जाएगी, कोई भी चीज़ होगी तो उसी मोबाइल नंबर पे SMS आएगा। कई लोग क्या अपने मामा ताऊ भतीजे भाई का दे देते हैं और फिर बाद में बड़ा दुख उठाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ईमेल एड्रेस चालू होना चाहिए, पासवर्ड भूलना नहीं है उसका, और मोबाइल नंबर तो आपका सबका चालू ही रहता है। दूसरा, इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे आपको भरना है ना। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड करो, उसको अच्छे से पढ़ लो। फिर आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहली स्टेप, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। मतलब आपका ईमेल आईडी यूनिक होना, यूनिक का मतलब पहले से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर उसमें पहले से नहीं डला होना चाहिए, क्योंकि आप पहले ही आदमी हो, आपने एक ही बार BSc किया, आपको अकेले को MSc करना है। अगर आपके नंबर और ईमेल से किसी और ने फॉर्म भर दिया तो फिर आपको नया नंबर और ईमेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, स्टेप 2, फिल in the online application form and note down the system generated application number। आपको फॉर्म पूरा भर देना है, जो भी एप्लीकेशन नंबर है उसको लिख के रखना है संभाल के, क्योंकि आगे का काम सब डिपेंड करेगा आपके इस एप्लीकेशन नंबर पे। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए ही चाहिए, एप्लीकेशन नंबर। अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, आपको आपकी जो फोटो है उसकी इमेज को अपलोड करना है, पर आपको ध्यान रखना है कि उसकी साइज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई सारी ऐप्स आती है, कई सारी वेबसाइट्स आती है, कंप्यूटर में भी बहुत ऑप्शन रहते हैं जिससे आप इमेज की साइज को कम कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज है 200 KB, इससे बड़ी इमेज वो नहीं लेंगे। नहीं तो आप पता चला HD कैमरे से, है ना, DSLR से का आपने फोटो खींच लिया और अपलोड कर दिया, वो नहीं लेगा। कैंडिडेट सिग्नेचर की साइज भी 30 KB से बड़ी नहीं होना चाहिए। एंड थंब इंप्रेशन, इसकी साइज भी 30 KB से बड़ी नहीं होना चाहिए। और तीनों का फॉर्मेट हमेशा या तो JPG रहेगा या JPEG रहेगा। अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जैसे आपका PNG फॉर्मेट वो नहीं ले, JPG में सेव करना है, JPEG में करना नहीं हो तो कन्वर्ट कर लेना, बहुत सारी एप्लीकेशन आती है। स्टेप 3, अब पूरा फॉर्म भर लिया अपन ने, एप्लीकेशन नंबर लिख लिया, तीनों चीज़ें अपन ने अपलोड भी कर दी। एक बार उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, आप चाहें तो सेव करके भी रख सकते हैं, पर वो फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा, सिर्फ फील्ड माना जाएगा। सबमिट करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप पेमेंट कर सकते हैं SBI, कैनरा, HDFC पेमेंट गेटवे, 3 गेटवे उनके पास है। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर देते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। और उसका जो स्क्रीनशॉट है आपको संभाल के रखना, उसमें एक आपका जो है ट्रांजैक्शन ID आता है। जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आपको वो ट्रांजैक्शन ID बताना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ द कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फी, देन द ट्रांजैक्शन इज कैंसिल्ड। यदि आपने पैसे ट्रांसफर किए, पैसे कट भी गए, है ना, पर आपके पास कंफर्मेशन का पेज नहीं खुला, है ना, पेमेंट डन या आपका फॉर्म हैज बीन सबमिटेड एंड पेमेंट विल रिसीव्ड, इसका काइंड की चीज़ें नहीं खुली, इसका मतलब आपका पूरा रिफंड वापस आ जाएगा और उस फॉर्म को फिर नहीं माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। However, the candidate has to make another transaction in the case of confirmation page is not generated। अगर confirmation page जनरेट नहीं हुआ तो आपको फिर से एक बार ट्रांजेक्शन करके फीस जमा करना ही पड़ेगी, मतलब जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो। दूसरा, ऑल 3 स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर और इन सेपरेट सिटिंग्स। मतलब आप पहले फॉर्म भर के सेव भी कर सकते हैं, पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं ना, क्योंकि पेमेंट होने के बाद वो डन हो जाएगा, फिर आपको करेक्शन में ही चेंज कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया आप उसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द विजिटिंग द NTA वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल्स SMS रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मतलब जैसे आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि महीने भर 2 महीने ईमेल ID खोल के ही नहीं देखा, उसको रेगुलरली आपको चेक करना है हर 1-2 दिन में, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। Candidate shall appear at their own cost at the examination center on the date and the shift indicated on their admit card issued by NTA। मतलब आपको एग्जाम देने का कोई भी पैसा सरकार की तरफ से, NTA की तरफ से नहीं देना पड़ेगा, पूरा पैसा आपको खुद अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए, और एट द लास्ट एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर
date, shift and subject provided on the admit card will not be considered under any circumstances, है ना। मतलब आप ना तो डेट चेंज करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं शिफ्ट, वैसे तो कोई भी नहीं करता है, पर कई लोग कोशिश करते हैं कि मेरे भाई की शादी है, ये हो गया वो हो गया, वो कभी भी चेंज नहीं करते। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। अभी मैंने सिर्फ ICAR के एग्ज़ाम के बारे में आपको बताया, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम लोग वीडियो बना के आपको हमेशा टाइम से बताते रहते हैं। तो बस अंत में यही कहना चाहूँगा, जैसे कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, और कभी कभी कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानते, और सक्सेसफुल हमेशा वही आदमी होता है जो कभी हार नहीं मानता है। जैसे गोपाल दास नीरज की मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, हे फूल रोकते कांटे मुझे चलाते हैं, नदियाँ मरुस्थल चलने की राह बढ़ाते हैं, हो मुश्किलें जब तक नहीं राह में तब तक मेरे पग चलने में भी शर्माते हैं, मैं बसा सकूं नौ स्वर्ग धरा पर जिससे तुम मेरा मनमानस पाषाण करो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सीरीज़ के अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एंजॉइंग एंड कीप स्टडिंग। पढ़ाई कीजिए क्योंकि पढ़ाई ही जीवन को आसान बनाती है। धन्यवाद।